नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर यानी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है जिसके कारण कोरोजन जम कम या ज़्यादा होता है। तो इसमें हम पहले दो बातें कर लेते हैं कि कोरोजन मेनली किस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है यानी अफेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ मेटल और दूसरा है नेचर ऑफ अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। ठीक, इसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं कि मेटल का कैसा नेचर होगा जिसके कारण कोरोजन बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है। तो इसी नेचर ऑफ मेटल में हम सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ गैल्वेनिक सीरीज़ में। तो ये एक सीरीज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो जब इस गैल्वेनिक सीरीज में जो जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं वो इस सीरीज़ में सबसे ऊपर आते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन बहुत कम जिनका रिडक्शन पावर ज़्यादा होती है वो इस सीरीज़ में नीचे आते हैं। तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है गैल्वेनिक सीरीज़ में, या फिर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी कहते हैं। तो जो इस गैल्वेनिक सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे ऊपर रहते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उनका कोरोजन जो होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू जो नीचे गैल्वेनिक सीरीज़ में होते हैं उनके कंपेयर में। और जो रेट और एक्सटेंड ऑफ कोरोजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। ठीक, दूसरा पॉइंट है जो नेचर ऑफ मेटल्स में, वो है आपका ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज में क्या होता है, अगर कोई मेटल है जो कि हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है गैल्वेनिक सीरीज में, ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक वाले मेटल को अगर हम लोग H2SO4 के अंदर डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसमें कोरोजन जो होता है, कोरोजन फिल्म बन जाती है और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक, इसमें इनिशियल रेट जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, जो इसकी रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हायर वोल्टेज डिफरेंस होता है, हाई ओवर वोल्टेज जो डिफरेंस होता है जिंक का, वो बहुत कम होता है, इसलिए इनका जो कोरोजन होता है जिंक का वो बहुत स्लो होता है। पर इसी के अंदर इसी सोल्यूशन के अगर हम कॉपर सल्फेट की एक ड्रॉप डाल देते हैं तो इनका कोरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी कोरोजन रेट जो होती है जिंक की वो बढ़ जाती है। और उसके ऊपर क्या होता है कि कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जिंक मेटल के ऊपर, और वो एक माइन्यूट कैथोड की तरह रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन इसके कारण जो उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो ओवर वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या होता है, वो क्या होता है कि कम हो जाता है, रिडक्शन इन ओवर वोल्टेज ऑफ कोऑर्डिनेट मैटर, जिसके कारण इनका कोरोजन रेट इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर ओवर वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो अगर कम होगा तो कोरोजन बहुत कम स्पीड से गेन करेगा, अगर कोरोजन बहुत कम स्पीड से होगा, पर अगर ओवर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, जो ओवर वोल्टेज है, हाई ओवर वोल्टेज, अगर ओवर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो कोरोजन जो होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जिसका ओवर वोल्टेज कम होगा उनके कंपेयर में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया कि जिंक रोड को अगर हम H2SO4 में ड्रॉप करते हैं तो इनका जो कोरोजन होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि इनके बीच में जो ओवर वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण इनका कोरोजन बहुत कम होता है। कोरोजन रेट जो होती है वो बहुत कम होती है। पर अगर इसमें हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ जैसे CuSO4 सोल्यूशन डाल लेते हैं H2SO4 के अंदर, तो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो ओवर वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो रेट ऑफ कोरोजन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम लोग प्योरिटी ऑफ मेटल्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई मेटल बहुत उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, और एनोड पार्ट होता है वो कोरोइड हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक जिंक मेटल का। जिंक मेटल के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि लेड या आयरन की, तो वो इम्प्योरिटीज़
क्या होती हैं, वो एज ए एनोड की तरह काम करेगी और उनका कोरोजन होना चालू हो जाएगा। तो प्योरिटी ऑफ मेटल भी डिपेंड करती है। अगर प्योर मेटल होगा तो उसका कोरोजन फास्ट होगा, पर अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो इम्प्योरिटीज़ एज अ एनोड काम करेगी, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो अपना प्योर मेटल सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर मेटल। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ रहेंगी तो हमारा प्योर मेटल सेफ रहेगा। अब जैसे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन इंक्रीज होती है, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज होती है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, नेचर ऑफ सरफेस फिल्म। नेचर ऑफ सरफेस फिल्म में क्या होता है कि अगर कोई मेटल है, उसके ऊपर हमने कोई थिन सरफेस की कोई हमने मेटल ऑक्साइड की थिन लेयर का लेप किया है, उसको हमने कवर्ड कर दिया है, तो जो सरफेस लेयर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस लेयर पे, कि उसका कोरोजन कैसा होगा। क्यों, अगर हम इस पे मेटल ऑक्साइड्स की लेप कर देंगे तो मेटल जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के जो गैसेस हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसका कोरोजन उतना नहीं हो पाएगा। तो जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इज़ नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि आपने कितना रेशो ऑफ मेटल ऑक्साइड्स का मेटल के ऊपर लेप किया है, कितना वॉल्यूम डाला है, उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो कहते हैं। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो होगा उतना कम कोरोजन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप मेटल ऑक्साइड्स के लेपन करोगे उतना कम उसका मेटल का जो है कोरोजन रेट होगी। तो जो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो है जैसे निकल, क्रोमियम और टंगस्टन का, वो निकल का जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो है 1.6, क्रोमियम का 2 और टंगस्टन का 3.6। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होगी वो लीस्ट होगी टंगस्टन के लिए, ठीक, क्योंकि उसमें जो आपका मेटल उसमें जो आपने मेटल ऑक्साइड्स का लेपन है वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसका कोरोजन जो होगा वो बहुत कम होगा। अब हम लोग ले लेते हैं नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर कोई मेटल है, वो अगर उसका कोरोजन प्रोडक्ट्स अगर कोई मीडियम, किसी भी मीडियम में सॉल्युबल है, तो उसका कोरोजन, कोई भी सॉल्युबल है, अगर कोई मेटल है वो सॉल्युबल है किसी भी मीडियम के अंदर, तो उसका जो कोरोजन है वो फास्ट होगा कंपेयर टू अदर के, कंपेयर टू जो इनसॉल्युबल होगा। तो कोरोजन उसका फास्ट होगा क्योंकि जो आराम से सॉल्युबल हो जाएगा मेटल के उस सॉल्यूशन के अंदर, कोरोडिंग मीडियम के अंदर, तो उसका जो कोरोजन है वो फास्ट होगा। और जो इनसॉल्युबल होंगे वो इनसॉल्युबल नहीं, उनके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, जिसके कारण उनका कोरोजन जो है वो सप्रेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जो PbSO4 है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जब आपको लेड H2SO4, जब लेड को अगर आप H2SO4 सोल्यूशन में डालते हो तो वो PbSO4, क्योंकि PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल होता है, तो इसका कोरोजन चालू हो जाता है। दूसरा, नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट के अंदर दूसरा पॉइंट होता है आपका वॉलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। अगर कोई कोरोजन प्रोडक्ट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मान लो कोई पार्ट कोरोइड हो गया और वो वॉलेटाइल यानी कि आराम से इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप आराम से उड़ जाता है, तो फिर इससे क्या होता है कि कोरोजन की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है, क्योंकि फिर ये वॉलेटाइल यानी उड़ जाने के कारण तो फिर वापस उसका मेटल सरफेस एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए, तो फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस उन पे अटैक करती हैं, फिर वापस जो मेटल की जो आपका कोरोजन प्रोडक्ट है वो फिर एक्सपोज हो फिर उड़ जाता है, तो फिर अपना मेटल सरफेस एक्सपोज हो जाता है। इस तरीके से मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी मेटल की क्वांटिटी कम होती चली जाती है और जो कोरोजन प्रोडक्ट है, कोरोजन है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो मेटल जो होता है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रति एक्सपोज हो जाता है उसका प्रोडक्ट, यानी वो बार बार वोलेटाइल होने के कारण कोरोजन प्रोडक्ट तो उड़ जाता है और मेटल फिर एटमॉस्फेरिक सरफेस के एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने लग जाती है। तो ये कॉज जो होता है वो रैपिड और कंटिन्यूस कोरोजन कहलाता है, कहते हैं रैपिड एंड कंप्लीट कंटिन्यूस कोरोजन होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं
कि जो मोलिब्डेनम है उसके अंदर अपना जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनता है, वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनते हैं, वो मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स बनते हैं, तो वो आराम से मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण फिर मोलिब्डेनम मेटल्स एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में, तो फिर मेटल मोलिब्डेनम का कोरोजन चालू हो जाता है। अब हम लोग अभी तक तो हम नेचर ऑफ मेटल में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स नेचर ऑफ मेटल को भी अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ा। पर अब आता है हमारा नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि कोरोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है। इस नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले ले लेते हैं टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कोरोजन रेट भी इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसमें रिएक्शन होती है और जो डिफ्यूज़न रेट होती है आयन की, वो कोरोजन मीडियम के अंदर इंक्रीज़ होती है। सिंपल सी बात है कि अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया कि थोड़ा सा एक्सपोज़र जो होता है मेटल का वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रति, क्योंकि टेम्परेचर होता है तो वो टेम्परेचर हाई होने के कारण उसकी डिफ्यूज़न रेट हाई होती है और उसकी केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि मेटल फट से मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कोरोजन प्रोसेस चालू हो जाता है। यानी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि डिफ्यूज़न रेट और रिएक्शन रेट बहुत हाई होती है, जिसके कारण कोरोजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो कोरोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर दूसरा पॉइंट है वो है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में और उसका कांटेक्ट जो है मेटल के से बहुत ज़्यादा है तो कोरोजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि हायर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेटर इज़ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन। क्यों? बिकॉज जो मॉइस्चर है वो एक्ट एज ए मीडियम फॉर O2 इन एयर और एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमिडिटी है, अगर उसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और मॉइस्चर यानी कि और उसमें वाटर अवेलेबल होता है, तो वो उसमें क्या होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं और उसके कारण जो कोरोजन है वो एक्सटेंड बढ़ता चल कोरोजन का एक्सटेंड जो होता कोरोजन का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कोरोजन की अमाउंट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आयरन है, उसको हमने एटमॉस्फेरिक कोरोजन ऑफ आयरन इज स्लो इन ड्राई एयर। ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो आयरन का जो कोरोजन है वो एटमॉस्फेरिक एयर में ड्राई एयर में बहुत स्लो होता है कंपेयर टू मॉइस्ट एयर के, क्योंकि जो आयरन है वो O2 के साथ कंबाइन होगा और वाटर के साथ कंबाइन होकर फेरस और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो जब CO2 के साथ कंबाइन करता है तो फेरस बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो कोरोजन की जो होने की क्षमता, संचारण होने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू जब उसमें आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम होगी। इसी नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट में तीसरा पॉइंट है अपना अफेक्ट ऑफ pH। यानी कि pH भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोरोजन में। तो इसमें सबसे पहले अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो कोरोजन बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोरोजन होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपका मीडियम जो है वो अल्कलाइन है या न्यूट्रल मीडियम है। इसी रेंज के हिसाब से इसी रेंज pH रेंज के हिसाब से इनको मेटल्स को क्लासिफाइड किया जाता है कि कितने मेटल्स अगर रेजिस्ट कर सकते हैं और कितने नहीं। जनरली जो एसिडिक मीडियम है उसमें कोरोजन बहुत फास्ट होता है अगर अपन कंपेयर किया जाए अल्कली और न्यूट्रल मीडियम के। जो एटमॉस्फेरिक मेटल है जैसे कि आपका एल्यूमिनियम और लेड है वो कोरोइड कुछ जो होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में भी कोरोइड हो जाते हैं। और जब किसी से कोरोजन रेट है आयरन की वो ऑक्सीजन और फ्री एयर इस नॉर्मली जो मैंने अभी बताया कि जो आयरन है वो ड्राई एयर में उतना फास्ट कोरोजन नहीं होता कंपेयर टू जब उसमें एयर और मॉइस्ट होता है तो इसी तरीके से pH इज़ बिलो जिंक इज़ रैपिडली कोरोडेड इन। कई बार क्या होता है कि जिंक भी जिंक जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में वीकली एसिडिक सॉल्यूशन में कोरोइड हो जाता
है। तो मेनली क्या होता है कि जो पीएच होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो जो कोरोजन रेट है वो बहुत फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपका मीडियम अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम होगा। तो ये आज मेरा टॉपिक जो था फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, वो मेरा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।